सर इसमें प्लान बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्लान बी जैसी कोई चीज़ मुझे लगता है कि लाइफ में नहीं होनी चाहिए। प्लान बी आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट। जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, आप किसी गार्डन में बैठे हैं तो आपका बिल्कुल फोकस नहीं था कि मेरा टाइम कितना चला गया। सर सोशल मीडिया का रील्स में अपना समय व्यतीत करना, अपने आप को सस्ते में बेचना। डिस्टर्बेंस के क्षेत्र में स्टूडेंट की लाइफ में सर जैसे कि बच्चा पढ़ने के लिए आता है इंदौर, सर यहाँ का माहौल देखता है, स्पेशली सर मैं भोलाराम मार्ग की बात कर लेता हूँ। उन गलियों का नाम है भोलाराम। हर एस्पिरेंट्स की, हर सिलेक्टेड स्टूडेंट की इस गलियों से बड़ी यादें जुड़ी होती हैं। आप देख सकते हो समान हिंदी व्याकरण। सर इसी श्रृंखला में मैं बात करता हूँ लेट से कौन कौन सी बुक्स करना चाहिए प्री के लिए और मेंस के लिए। टॉपर्स आएंगे जाएंगे और कुछ कुछ कह के चले जाएंगे, लेकिन आप सर की बात मानोगे तो आप स्वयं एक दिन टॉपर बन जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर धाकड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MPPSC जीके स्टडी में। तो आज हमारी चर्चा का प्रमुख विषय है जो सिविल सेवक के एस्पिरेंट्स होते हैं तो उनकी कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, प्रश्न होते हैं, समस्याएं होती हैं से संबंधित आज हमारा विषय है, जिसके लिए हम लेके आए हैं आदरणीय सर नितिन गुप्ता सर जी को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर धाकड़। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा MPPSC जीके स्टडी के ऑनलाइन चैनल को कि जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो एक बार तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका MPPSC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, और सभी अभ्यर्थियों की तरफ से भी मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो सर की अपनी एक लंबी जर्नी रही है। सर के बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा करते हैं तो सर की सिविल सेवा के क्षेत्र में शिक्षक के रूप में एक लंबी जर्नी रही है, जहां पे सर 2014 से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और साथ ही में सर मैग्रा हिल्स पब्लिकेशन में एक मेंटर के रूप में भी कार्य किया है, एवं साथ साथ में सर का स्वयं का अपना पब्लिकेशन एस्पिरेंट्स पब्लिकेशन के नाम से आता है। इसी क्रम में सर के बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। तो सर मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के बौद्धिक प्रशिक्षक के रूप में भी कार्य किया हुआ है, साथ ही वर्तमान में कार्यरत भी है। और वहीं सर ने सिविल सेवा के क्षेत्र में 8-9 वर्षों से लगातार विभिन्न संस्थानों पर अपनी सेवाओं प्रदान की हैं, एवं वर्तमान में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के आकार्य संस्थान में अपनी शिक्षक के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सर जहां बिना समय व्यर्थ करते हुए जो हमारी चर्चा का प्रमुख विषय है, जो मतलब छात्रों ने विभिन्न प्रश्न पूछे हैं और जो मैं खुद एस्पिरेंट हूं तो मेरे खुद कुछ समस्याओं का फेस करता हूं, तो उस पर अपन चर्चा करते हैं। सर जहां प्रश्नों की श्रृंखला में बात करते हैं तो पहला प्रश्न आया हुआ है कि सर एक जो सिविल सेवक छात्र होता है तो उसको एक ही एग्ज़ाम की, जैसे कि मैं स्वयं MPPSC एस्पिरेंट्स हूँ, तो सर मैं एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करूँ या इसके साथ में SSC जैसे कि पटवारी का माहौल था, पटवारी कांस्टेबल आने वाला है, तो इन पे भी ध्यान दूँ या MPPSC? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि एक छात्र के जीवन में एक टारगेट होना बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और यदि हम उस टारगेट से भटकते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर आता है। जैसा कि मैं देखता हूँ कई सारे भ्रम जो हैं हमारे समाज में विद्यमान हैं। जैसे कई लोग जो हैं देखते आए हैं या बोलते आए हैं कि एक बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करिए और आपके छोटे एग्ज़ाम निकल जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत है। यदि ऐसा होता तो वन नेशन वन एग्ज़ाम की अवधारणा हमारे भारत देश में लागू कर दी गई होती। तो MPPSC के क्षेत्र में यदि हम बात करें या SSC के क्षेत्र में हम बात करें तो ये सारे एग्ज़ाम्स अपने आप में एक अलग कैटेगराइज हैं, अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है इनका पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखें तो सभी के पाठ्यक्रम बिल्कुल ही अलग हैं। जैसे हम MPPSC की बात करें तो बेसिकली जो मेनली ये फोकस है GS बेस्ड एग्ज़ाम है, लेकिन इसके अलावा जो वनडे एग्ज़ाम्स हम बात करते हैं लाइक SSC है, MPSI है, जैसा कि अभी आपने पटवारी बोला और कांस्टेबल की बात की आपने, तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, या इसके अलावा रीजनिंग है, ये मेनली जो है सब्जेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो एक विद्यार्थी जीवन में मुझे लगता है कि अलग अलग एग्ज़ाम को एक साथ टारगेट करना कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है, और जो एक सबसे बड़ी असफलता का कारण बनता है। इसमें अपवाद, हम जो है अपवाद की बात नहीं करेंगे। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने MPPSC के साथ साथ पटवारी भी निकाला है, SSC भी निकाला है, लेकिन वो चंद लोग हैं, कुछ 1-2 लोग जो है मुझे लगता है मिलते हैं। लेकिन हम समस्त रूप से यदि बात करें या कंप्लीटली बात करें बच्चों की, तो एक एग्ज़ाम ही मुझे जो है मेरे हिसाब से टारगेट करना चाहिए, ताकि आसानी से और कम समय में हम उस टारगेट को अचीव कर सकें। तो फाइनली अंत में मैं यही कहूँगा कि MPPSC यदि आप कर रहे हो तो MPPSC करें, SSC यदि आपका टारगेट है तो SSC करें, और आपका यदि व्यापम या जैसे हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के एग्जामिनेशंस बोलते हैं, आप उसको टारगेट करें।
यहीं पे एक और मुद्दा आता है, मतलब बच्चों के बीच में थोड़ा सा, सर जैसे कि स्पेशली एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो सर जैसे कि एसएससी बैंक की होगा तो इसमें थोड़ा मैथ्स रहता है, तो बच्चा एक टाइम हो सकता है कि ना जाए। लेकिन सर इसमें जैसे कि अदर्स स्टेट पीएससी की बात करें तो सर उस पर अपन फॉर्म भर सकते हैं आप? ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि अदर स्टेट जो है सिविल सर्विसेज को टारगेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस क्रम में पहुंचने से पहले मैं स्टार्ट करता हूं शुरू से। दो तरह के विद्यार्थी हमारे हैं। एक वो विद्यार्थी जो पहली बार इस क्षेत्र में आया है और जिसकी उम्र जो है लगभग हम कह सकते हैं 18 से 20 वर्ष के बीच में है, मतलब आफ्टर 12th वो तैयारी करना चाहता है सिविल सेवाओं के क्षेत्र में। तो उस विद्यार्थी के सामने जो है एक लंबा समय है, वो 3 से 4 साल का जो है समय लेकर इस क्षेत्र में आया है। वो चाहे तो अपने अलग अलग एग्ज़ाम को टारगेट कर सकता है, जैसे कि वो अपना टारगेट एमपीपीएससी या यूपीएससी को रखता है, लेकिन साथ में यदि वो कुछ मैथमेटिक्स की क्लासेस और इंग्लिश की क्लासेस भी लेकर चले तो मुझे लगता है वो छोटे छोटे अचीवमेंट्स जो हैं अपने लाइफ में लेकर एक बड़े अचीवमेंट, एक बड़े गोल की ओर बढ़ सकता है। लेकिन यदि विद्यार्थी ग्रेजुएशन लेवल के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इस क्षेत्र में तैयारी करने के लिए आता है, तो फिर मुझे लगता है वो एक सीमित दायरे में, एक सीमित टारगेट को लेकर चलेगा, तो 1 या 2 साल में वो अपनी सफलता को जो है अचीव कर पाएगा। इसी क्रम में जैसे कि सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, जो कि मैं हज़ारों विद्यार्थियों को जो है पढ़ाता हूँ, पढ़ा चुका हूँ, और कई विद्यार्थी मतलब बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कई विद्यार्थी मेरे मार्गदर्शन में और हमारी समस्त टीम के मार्गदर्शन में जो है सफलता के अंतिम लक्ष्य तक पहुँचे हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि विद्यार्थी एक सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करता है, जैसे कि एमपीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, राजस्थान पीएससी हो गया। इनमें एक सबसे कॉमन बात यह है कि जीएस एक कॉमन पोर्शन है। यदि हम अलग अलग स्टेट को देखेंगे तो उस स्टेट में केवल स्टेट की जो तैयारी है या स्टेट का जो सब्जेक्ट है वो अलग रहता है। तो मेरा मानना है कि एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला विद्यार्थी अलग स्टेट के एग्ज़ाम को टारगेट डेफिनेटली कर सकता है, और यदि वो ऐसा करेगा तो उसे अलग अलग डायमेंशन से तैयारी करने का एक मौका मिलेगा। यदि कुछ लोग बोलते हैं कि जीवन में भटकाव है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना टैलेंट तो हमें रखना पड़ेगा कि हम एमपी यदि पढ़ रहे हैं तो हम यूपी भी पढ़ सकते हैं, एमपी यदि पढ़ रहे हैं तो हम बिहार के बारे में भी जान सकते हैं, एमपी यदि पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के बारे में भी जान सकते हैं। तो एमपीपीएससी के साथ साथ अदर स्टेट की पीएससीज को वो टारगेट कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ यदि वो एसएससी, बैंकिंग, एमपीएसआई इन एग्ज़ाम को टारगेट करता है तो कहीं ना कहीं फिर यह डिस्ट्रक्शन साबित होगा, और मुझे जहाँ तक लगता है एक बहुत बड़े तबके के लिए वो एक असफलता का कारण बनेगा। सर भाई श्रृंखला में अगला क्वेश्चन आंसर आया है, मतलब पेज से, कि सर एक नया विद्यार्थी आया है तो उसको कोचिंग करना चाहिए, क्योंकि सर आप शिक्षक हो तो आप इससे अच्छा और कोई बता नहीं सकता कि एक छात्र के लिए कोचिंग कितना महत्वपूर्ण होती है। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आपने पूछ लिया राजवीर जी। ये इस क्वेश्चन से हो सकता है बहुत सारी चुनौतियाँ मुझे मिले, इस प्रश्न से हो सकता है मैं विवादों में भी आ जाऊँ, और इस प्रश्न से हो सकता है मुझे बहुत सराहना भी मिले। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस प्रश्न का उत्तर बड़ी सरलतापूर्वक देता हूँ। देखिए, इसमें 2 तरह के छात्र होते हैं। फिर मेरी वही बात, एक वो छात्र जो 12वीं के बाद, 12th के बाद जो है अपनी तैयारी करना चाहता है, और एक वो छात्र जो ग्रेजुएशन के बाद अपनी तैयारी को एक अमूर्त रूप देना चाहता है। इसके अलावा इसी क्रम में एक वो छात्र होते हैं जो पहले किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वैकेंसीज़ का अभाव, वैकेंसीज़ ना आने की दिशा में वो अपने फोकस को कहीं ना कहीं चेंज कर लेते हैं, जिसका परिणाम कहीं ना कहीं ये होता है कि वो अपनी दिशा बदल लेता है और उसे लगता है कि मुझे कोचिंग करना चाहिए। तो हम इन तीनों स्टेप में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम आफ्टर 12th। आफ्टर 12th की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कम से कम उसे एक बार जो है अपने जीवन में कोचिंग कर लेना चाहिए, ताकि उसके मन में, उसके जीवन में ये मलाल ना रहे कि यदि मैं कोचिंग करता तो और जल्दी सफलता मिल जाती। तो कम से कम एक बार उसे जो है उस जर्नी के बारे में जानना चाहिए। एक अच्छे संस्थान, जिसके लिए उसे जो है 2 से 3 संस्थानों में कम से कम डेमो लेकर देखना चाहिए, ताकि वो कंपैरेटिवली देखे किस संस्थान में किस तरह के जो है अध्यापक, किस तरह के शिक्षक जो है पढ़ा रहे हैं और किस तरीके से वो लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। तो एक 12th विद्यार्थी, 12th पास आउट विद्यार्थी को कोचिंग अवश्य रूप से जो है कम से कम 1 वर्ष के लिए तो लेना ही लेना चाहिए। इसके बाद ग्रेजुएशन की बात करें, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद छात्र को भी एक बार कम से कम जो है कोचिंग लेना चाहिए, क्योंकि
यदि वो उस जर्नी को आसान बनाना चाहता है, कम समय में अपनी जर्नी को पूर्ण करना चाहता है, तो एक बार उस रास्ते पर चलकर देखे जिस रास्ते पर उसके चलकर जो है अंतिम लक्ष्य की ओर जाना है। तो यदि वो एक बार उस क्षेत्र के बारे में जान लेगा तो मुझे लगता है वो अपनी तैयारी को एक मूर्त रूप दे पाएगा। और कहीं ना कहीं वो जो सेल्फ स्टडी करता है तो उसे कंपटीशन के बारे में उतना ज्ञान नहीं होता कि एक क्लास में 400-500 विद्यार्थी पढ़ते हैं, ऐसी 4 से 5 क्लास एक इंस्टीट्यूट में लगती हैं और ऐसी हज़ारों संस्थान जो हैं इस तरह के अभ्यर्थियों के लिए बनी हैं। तो इन सब की जानकारी उसे कोचिंग करने के दौरान, तैयारी करने के दौरान देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि एक बार उसे कोचिंग तैयारी करना चाहिए। लेकिन यदि कोई छात्र एक बार संस्थान में पढ़ चुका है तो संस्थान में पढ़ने के बाद उसे अलग अलग संस्थान ज्वाइन करने की आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उसे टेस्ट सीरीज़, पेपर एनालिसिस, विगत वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन और टेस्ट सीरीज़ मेंटरशिप प्रोग्राम में जो है कहीं ना कहीं उसे भाग लेना चाहिए, जिससे वो अपनी तैयारी को मूर्त रूप दे सके। और जिन लोगों ने अलग अलग संस्थानों में किसी दूसरे कोर्स की तैयारी की है और उन्हें लगता है कि अब हम सिविल सेवा की तैयारी करें, वो चाहें तो कोचिंग ना भी करें तो चल जाएगा, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री क्या है। उन लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए विगत वर्षों के प्रश्नों पर, एनालिसिस पर और उन प्रश्नों पर जो आगामी आ सकते हैं। उसके लिए यदि वो टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम ज्वाइन करें तो मुझे लगता है उनके लिए एक बेहतर परिणाम साबित हो सकते हैं और कम समय में रिजल्ट जो है मुझे लगता है आने की संभावना रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये इस प्रश्न के संबंध में आपका सुझाव बहुत ही सराहनीय है और विद्यार्थी और आपका भी कोई सुझाव हो तो आप कह सकते हो सर। इसी श्रृंखला में हम एक प्रश्न आया है तो उस पर चर्चा करते हैं सर कि वर्तमान की परिस्थितियों को देख करके जो छात्र होते हैं उनमें एक असमंजस की स्थिति होती है। जैसे कि छात्र 12th तक इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से आता है, पर उसके सामने एक ये सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है, अगर सर वो यूपीएससी में जाता है तो उसको क्लियर होता है कि उसको इंग्लिश मीडियम में करना है। अगर सर वो वहीं एमपीपीएससी में आता है तो उसके सामने 2 फेजेस होते हैं, मतलब 2 स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती कि इंग्लिश मीडियम से करें कि हिंदी मीडियम से करें। तो सर आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखिए आपने बहुत अच्छी बात बोली। ये विशेषकर उन इंग्लिश मीडियम की बात जो है मुझे लगता है हो रही है जो कहीं ना कहीं अलग अलग फेजेस में इंग्लिश मीडियम रहे हैं, लेकिन उनके थॉट कहीं ना कहीं हिंदी से इन्फ्लुएंस हैं। उनको जब भी विचार आते हैं तो हिंदी में आते हैं, भले ही वो इंग्लिश मीडियम पढ़े हों। उसके 2 कारण हैं। एक होता है पारिवारिक पृष्ठभूमि। 2 तरह के विद्यार्थी हैं। एक वो विद्यार्थी जो बचपन से इंग्लिश मीडियम माहौल में पढ़े हैं, बड़े हैं और उनके स्कूल भी उस स्टैंडर्ड के रहे हैं। एक वहीं दूसरे विद्यार्थी जो इंग्लिश मीडियम से भले ही पढ़े हैं, लेकिन उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है या जो उनका लालन पालन हुआ है वो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम टच है। और उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव ये देखने को मिलता है कि वो बच्चा इंग्लिश मीडियम होते हुए भी हिंदी मीडियम में जो है हिंदी मीडियम टाइप व्यवहार करता है और उसके थॉट, उसके विचार जो हैं कहीं ना कहीं हिंदी में आते हैं। तो यदि मैं एमपीपीएससी की बात करूं तो मुझे लगता है कि जो कंफर्ट जोन है उसका, यदि उसको लगता है कि मैं इंग्लिश में अच्छा करता हूं तो वो इंग्लिश में जो है अपने विचारों को सारगर्भित करे, क्योंकि केवल प्री एक एग्ज़ाम नहीं है, उसके जीवन में 3 पड़ाव हैं। प्री आएगा, देन उसके बाद मेंस आएगा और देन उसके बाद इंट्रोडक्शन के लिए उसके बाद इंटरव्यू आएगा। प्री में तो ठीक है वो काम चला लेगा, मीडियम इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आएगा मेंस और इंटरव्यू में। जहाँ मेंस में उसको अपने विचार इंग्लिश में लिखने होंगे, वहीं इंटरव्यू में उसे अपने विचार इंग्लिश में बताने होंगे। यदि वो इन चीज़ों के लिए कंफर्ट है तो मुझे लगता है इंग्लिश मीडियम उसके लिए बेटर रहेगा। लेकिन यदि वो इस चीज़ में कंफर्ट नहीं है, उसको विचार नहीं आ पाते हैं, उसकी लेखन शैली इंग्लिश मीडियम में, उसके थॉट्स इंग्लिश मीडियम में नहीं है, तो मुझे लगता है फिर उसे अपने विचारों के लिए हिंदी विषय चुनना ज़रूरी है, हिंदी माध्यम को चुनना ज़रूरी है। क्योंकि सफलता असफलता में माध्यम उतना बड़ा विषय नहीं है जितना बड़ा विचार है। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न वास्तविकता में कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, ये यूपीएससी में एक सबसे बड़ी चुनौती है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं, लेकिन अभी हाल ही के रिज़ल्ट हम देखें तो हिंदी मीडियम बच्चों ने भी ये कारनामा कर दिखाया, हिंदी मीडियम बच्चे भी काफ़ी सिलेक्ट हुए हैं। तो मैं इस बात को जो है खारिज करता हूँ कि माध्यम जो है कोई बड़ी चुनौती है। माध्यम इस सिविल सेवा के लिए कोई विशेष बड़ी चुनौती नहीं है। हिंदी माध्यम हो या अंग्रेजी माध्यम हो, दोनों ही छात्र अपने अपने क्षेत्र में अव्वल जो हैं कर रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर इसी श्रृंखला में एक और रहता है कि मतलब विद्यार्थी के जीवन में 7 दिन होते हैं, 7 दिन की दिनचर्या होती है। तो वो उसके दिनचर्या में सर जो लास्ट के सैटरडे संडे होता है तो उसका उपयोग वो किस तरीके से करें, क्योंकि सर देखते हैं कि मतलब नॉर्मली व्यर्थ में चला जाता है, तो उसका उपयोग किस तरीके से विद्यार्थी कर सकता है?
ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा राजवीर जी, और मैं चाह भी रहा था कि किसी न किसी माध्यम से जो है मैं बच्चों से जुड़ूं और इस सेंसिटिव, इस संवेदनशील मुद्दे पर मैं बात करूं। देखिए, हमारे जीवन में या हर किसी के जीवन में ये 7 दिन होते हैं, जिसे हम संडे टू मंडे तक मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 7 दिन हमारी दिनचर्या के एक जैसे नहीं होते। जैसे कि एक विद्यार्थी जो है मंडे से एनर्जेटिक रहता है और उसकी जो एनर्जी है वो फ्राइडे तक बहुत बेहतर बनी रहती है, और कहीं ना कहीं सैटरडे संडे आते ही उसके माइंड में, विशेषकर इंदौर शहर में, उसके माइंड में पार्टीज़, उसके माइंड में डिस्ट्रैक्शंस, उसके माइंड में घूमना फिरना, उसके माइंड में दूसरे काम जो हैं आ जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं असफलता की शुरुआत में बदल जाते हैं। मुझे लगता है कि विद्यार्थी जीवन में जो है कोई दिन मायने नहीं रखता और हर दिन मायने रखता है। यदि वो एक विद्यार्थी है, वो कुछ लर्निंग फेज़ में है, वो सफलता की सीढ़ी यदि चढ़ना चाहता है, तो उसे 7 दिन एक जैसा रखना चाहिए। रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में सबसे अहम जो है टूल्स के रूप में जाना जाता है। लेकिन मैं देखता हूँ, मैं भी कई विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, हम जब क्लास में जाते हैं तो मंडे की एनर्जी अलग रहती है, संडे की एनर्जी अलग रहती है। दोनों में एनर्जी में एक पॉजिटिविटी रहती है, लेकिन एक रहती है पढ़ाई के प्रति एनर्जी और एक रहती है घूमने फिरने के प्रति एनर्जी। हम देखते हैं क्लासरूम्स में भी, यदि हम मान लो 300 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मंडे टू फ्राइडे उन बच्चों की संख्या 300 ही रहती है, लेकिन ये सैटरडे को कहीं ना कहीं 250, 200 के अराउंड आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो 100 बच्चे कम हो रहे हैं, उनके माइंड में घूमना फिरना या अपने पुराने चीज़ों को याद करना, या इसके साथ घूमना, उसके साथ घूमना, पहाड़ों में घूमना, या सबसे बड़ा मुद्दा कपड़े धोना, घर के काम निपटाना, या रिलेटिव से बात करना, पेरेंट्स को समय देना, तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गलत हो जाता है। मेरा मानना ऐसा है कि सैटरडे संडे का आप एक बेहतर प्रयोग करें। जो आपने फ्राइडे तक पढ़ा है, जो आपने सैटरडे तक पढ़ा है, क्लासरूम प्रोजेक्ट्स में आपने कंप्लीट किया है, उसको आप संडे को टोटल रिवीजन करो। कुछ नया ना पढ़ते हुए, कुछ नई चीज़ ना पढ़ते हुए, केवल आप उस विषय को टारगेट करें और जो आपने पिछले 6 दिनों में तैयार किया है। यदि आप रिवीजन मेथड पर काम करेंगे तो मुझे लगता है कितना ही कठिन विषय हो, कितने ही डेटा हो, वो सब आपको याद रहेंगे, बशर्ते आप 7वें दिन को रिवीजन और केवल रिवीजन के फॉर्म में रखेंगे, तो आप सफलता की सीढ़ी बहुत बेहतर ढंग से चढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये प्रश्न मतलब मैं खुद एस्पिरेंट्स हूँ, तो मेरे खुद का था, और देखता हूँ कि मतलब मैं खुद एस्पिरेंट्स हूँ, मैं खुद देखता हूँ कि लोग बाग मतलब सैटरडे संडे को अभी मतलब निकाल देते हैं। और मुझे लगा होगा कि इस जवाब से आप कहीं ना कहीं सहमत भी होंगे कि छात्र जीवन में सैटरडे संडे एक वेस्ट टाइम के रूप में ही निकलता हैं। अगर आपको ये सवाल पसंद आता है आंसर सर का, तो कमेंट में करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस प्रश्न का मतलब बहुत से विद्यार्थियों के लिए ये मतलब कह सकते हैं कि प्रेरणा के रूप में रहेगा, और आप लोग भी जो देख रहे हैं अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि मतलब सैटरडे संडे का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, जो कि सर ने बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि मैंने अदर्स जगह भी पूछा है तो मेरे को कोई आंसर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर मेरे को इतना लगा मतलब कि आपके जीवन बहुत उपयोग होगा। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं और जो नॉर्मल होते हैं, बस उनमें यही अंतर होता है कि मतलब टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि पढ़ते वो लोग भी हैं। इसी के सर साथ में श्रृंखला में बात करते हैं सर मतलब इसमें एक और प्रश्न आया है कि डिमोटिवेशन होने लगता है कि मतलब बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, और सर जैसे कि आप भी जानते हो कि ये एक लंबी प्रक्रिया है, तो कभी कभी नहीं होता है, और कभी कभी प्री रुक जाता है, कभी कभी मेंस रुक जाता है, तो बच्चों के सामने डिमोटिवेशन या मतलब वो एक मतलब अपना साहस खोने लगते हैं, तो इस पर कुछ कहना चाहते हैं मतलब इस पर? जी हाँ, ये सिविल सेवा के क्षेत्र में छात्राओं के लिए ये जो है विशेष समस्या का विषय है, और इस विषय में मैं आपको महाभारत के एक प्रसंग की बात करता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा 2 पक्ष थे, एक कौरवों का, एक पांडवों का। इस कहानी से हम इस मुद्दे पर पहुँचते हैं। एक दुर्योधन था और एक अर्जुन था। दुर्योधन ने कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों से सलाह ली, अलग अलग लोगों से विचार लिया, और जिसका परिणाम हम जानते हैं कि क्या रहा। लेकिन अर्जुन के पास एक ही था, वो थे कृष्ण, और उन्होंने उनके विचार सुने, उनके विचार समझे, और उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपनी दिशा तय की। तो मेरा मानना ऐसा है कि आपके जीवन में भी कोई ना कोई एक ऐसा कृष्ण डेफिनेटली होगा जो आपके महाभारत के इस युद्ध में जीत दिलवा सकता है। तो डीमोटिवेशन या मोटिवेशन ये केवल मन की बात है। देखो, डीमोटिवेशन और मोटिवेशन ये सब ना एक सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। आज से 10 साल 15 साल पहले कोई डीमोटिवेशन मोटिवेशन की बात जो है मुझे नहीं लगता है हमारे समाज में होती थी, और तब भी छात्र सफल होते थे, तब भी छात्र असफल होते थे। ये केवल हमारे मन के भाव हैं। एक बोलते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत।
ये वाली बात है। तो डिमोटिवेशन जैसे प्री में लोग 1 नंबर से रुक जाते हैं, 2 नंबर से रुक जाते हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण है एक सही दिशा में तैयारी ना करना। और जैसे कि मैंने आपको बताया सैटरडे संडे का रिवीजन, तो मेरा मानना है कि रिवीजन करिए आप, आपका मोटिवेशन आपके रिजल्ट में तब्दील हो जाएगा, आपका डीमोटिवेशन आपकी असफलता में कहीं ना कहीं तब्दील होता है। आपको डीमोटिवेट से मोटिवेट यदि होना है तो आपको केवल पढ़ना पड़ेगा। आप यदि पढ़ोगे, आप अच्छा स्कोर करोगे, आप टेस्ट सीरीज़ में अच्छा जो है स्कोर करोगे, तो मुझे लगता है जो डिमोटिवेशन आपकी लाइफ में आ रहा था वो मोटिवेशन में कहीं ना कहीं तब्दील हो जाएगा। ना कि कोई रील्स देखने के बाद, ना कि कोई टॉपर्स के वीडियोस देखने के बाद, ना कि कोई ऐसे मोटिवेशनल क्लास लेने के बाद। आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा, तब जो है डिमोटिवेशन मोटिवेशन में बदलेगा। हाँ, मानता हूँ ये अनसर्टेनिटी वाली लाइन है, इसमें कई बार 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन जो टिका है वो सफल हुआ है, ये जो है मेरा दावा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो विद्यार्थी इस लाइन में टिका रहता है, कभी कभी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जैसे कि हम वर्तमान दौर में देखेंगे 2019 का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया और 2023 जो है चल रही है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि 2019 वाले विद्यार्थी जो है इस लाइन को छोड़ दें, या 2020 का रिज़ल्ट अभी 2023 में आया है तो उनको भी तो 3 से 4 साल हो गए हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो लोग अपनी लाइन चेंज कर दें। मोटिवेशन का एक ही रास्ता है, अपने चीज़ों को एग्जीक्यूट करो, अपने प्लानिंग को जो है कंटिन्यू करो और कर्म करो। बस फल की इच्छा भी करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल की इच्छा के बिना कर्म करने का मज़ा वर्तमान दौर में बिल्कुल नहीं है। तो मोटिवेशन का एक ही मुद्दा है, बस पढ़ाई करें और एग्जीक्यूट करें। हम केवल पढ़ाई करते हैं, विशेषकर मैं लड़कों की बात करूंगा तो ये पर डे अपनी प्लानिंग जो है चेंज करते रहते हैं। जैसे कि आज मेरा इस वीडियो देखेंगे तो मुझे लगता है कई लोग एक नया पेपर उठाएंगे, नया पेन उठाएंगे और अपनी दिनचर्या एकदम से बदल देंगे। मुझे लगता है जिस चीज़ में आप कंफर्ट हो, आपका मन लगता है दिन में पढ़ने का, आप दिन में पढ़ो। आपका मन करता है मैं रात को पढ़ पाऊँगा, रात को पढ़ो। आपका मन करता है कि मैं पूरे दिन पढ़ूँगा, पूरे दिन पढ़ो। पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता। पुराने लोग कहते हैं कि सुबह सुबह पढ़ना चाहिए, अब सुबह नींद के झोंके आ रहे हैं तो आप क्या करोगे उसका? आपका जब मन लगता है, आप जिस कंफर्ट जोन में हो तब आप पढ़ें। पढ़ाई का कोई टाइम निर्धारित नहीं होता। लोग बोलते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन का कारण बनता है। मुझे लगता है राजवीर जी आप इस बात से सहमत हैं। तो टाइमिंग, पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता। जैसे कि मैं एक अलग एग्जांपल की बात करूं, जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, आप जब उनके साथ समय बिताते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कभी टाइम देखते हैं। आप किसी गार्डन में बैठे हैं, वो गार्डन क्लोज होगा तब तक आप वहाँ बैठे रहते हैं, तो आपका बिल्कुल फोकस नहीं था कि मेरा टाइम कितना चला गया। लेकिन वहीं पढ़ाई की बात आती है, एग्ज़ाम की बात आती है, जीवन की बात आती है, तो आपको टाइम की बात आती है कि कितना टाइम पढ़ना चाहिए। वहाँ आप टाइम की बात क्यों करते हो? क्योंकि आपका मन कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है। और यदि आपका मन नहीं लग रहा है तो और आप कितना ही टाइम दे दो, फिर सफलता के लक्ष्य की ओर आप नहीं बढ़ सकते। तो मुझे लगता है कि जिस शिद्दत से आप लोगों को चाहते हो, उसी शिद्दत से आप किताबों से चाहोगे तो सफलता आपके जीवन में एक ना एक दिन निश्चित रूप से आएगी। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और जो मैं लगातार विद्यार्थियों से साझा भी करता हूँ। तो विद्यार्थी जीवन में इस प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से आप बचें, बस यही मोटिवेशन का एक अंतिम जो है मुझे लगता है पड़ाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं खुद एक MPPSC एस्पिरेंट्स हूँ और साथ ही में मैं पेज भी चलाता हूँ, तो मेरे पास भी आते हैं कि टॉपर्स कितना आवर्स पढ़ते हैं या कितना टाइम पढ़ना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का। तो आई थिंक सर इससे मैं भी संतुष्ट हूँ कि मतलब टाइम किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए। और आई थिंक जो वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मिल सका होगा, क्योंकि आपने जो पार्क उदाहरण दिया कि आपका मन लग रहा है, तो सर इसमें टाइम मैनेजमेंट का कोई वो नहीं है कि मतलब आपका मन लग रहा है तो आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों को अच्छा लगेगा, रिस्पॉन्स अच्छा रहा सर, तो हम आगे चल के लाइव सेमिनार्स के रूप में भी अपन इसको पूछेंगे कि वहाँ पे से छात्र को पूछेंगे आपसे और आपको उसका सर डेफिनेटली इस तरह का प्रोग्राम जो है यदि आप आयोजित करते हैं तो मैं भी खुश रहूँगा। और मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थियों का समाधान यदि मेरे द्वारा या मैं चाहता हूं कि उस प्लेटफॉर्म पर आप 1-2 लोगों को और आमंत्रित करें, तो उस माध्यम से हम बच्चों को जो है इस तरह के सुझाव देंगे तो कहीं ना कहीं सफलता में हम सहयोगी, हम भागीदारी बन सकते हैं। सर इसी श्रृंखला में एक प्रश्न आया है कि दोस्त का कि सर मतलब MPPSC को लेकर के, स्पेशली MPPSC की बात करते हैं तो सर इसमें 3 स्टेज होते हैं।
तो सर बच्चे के लिए तीनों स्टेज मतलब कहीं पे कहते हैं कि दोनों को साथ चलाएं, कोई कहता है अलग अलग करें, तो सर इस पे बच्चों को किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए, तो आप इस माध्यम में क्या कहें? देखिए, ये बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन आपने पूछा है राजवीर जी। अब एक्चुअली इंदौर की यदि हम बात करें और दिल्ली की बात करें, क्योंकि दो ये जो है सिविल सर्विसेज हब के लिए जाने जाते हैं। एमपी की बात करें तो एमपी का सिविल सर्विसेज हब जो है वो इंदौर है, और इंडिया की बात करें तो वो दिल्ली है। दोनों में अलग अलग पैटर्न जो है फॉलो किया जाता है। यूपीएससी में मेनली जो है प्री कम मेंस पैटर्न फॉलो किया जाता है। हम चाहें तो वो पैटर्न एमपीपीएससी में भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेंड बना हुआ है कि पहले प्री तैयारी करो, फिर मेंस की तैयारी करो, देन इंटरव्यू की तैयारी करो, उस तरीके से भी जो हम इस प्लान में जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जब आप प्री की तैयारी करते हैं, उसी वक्त आप मेंस को थोड़ा बहुत साथ में लेकर चलेंगे तो आप जो है जीवन में सफलता जल्दी अर्जित करेंगे। उसका होगा क्या कि मैं विस्तार से बताता हूँ। जैसे कि मान लो प्री का नोटिफिकेशन आता है दिसंबर में, जनरली दिसंबर में ही आता है, और उसका एग्ज़ाम लगभग होता है अप्रैल मई में। अब अप्रैल में एग्ज़ाम होने के बाद उसका रिज़ल्ट जो है लगभग जुलाई तक आ जाता है, और हम देखते हैं कि इसी का जो अगला चरण है मेंस, वो हो जाता है अक्टूबर में। यदि हम केवल मई तक जो है तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, और हम प्रीलिम्स फोकस रहते हैं, तो आने वाले जो 3-4 महीने हमारे मेंस के मिल रहे हैं, उसमें केवल मेंस की तैयारी कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट कॉमन है प्री में, मेंस में, उन कॉमन सब्जेक्ट को प्री कम मेंस की तरह लेकर चलेंगे। जैसे कि ज्योग्राफी है, ये प्री में भी है, मेंस में भी है। हिस्ट्री है, ये प्री में भी है, मेंस में भी है। यदि हम फैक्चुअल और 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर को साथ में लेकर चलेंगे शॉर्ट नोट्स के साथ, तो मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर अचीव कर पाओगे। और जब प्री का रिज़ल्ट आपका आता है या प्री का एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद आप टोटल उन सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे जो मेंस ओरिएंटेड है। जैसे कि एमपीपीएससी की बात करेंगे तो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम मुझे लगता है 2 चरणों में है। एक मेंस की बात कर रहे हैं, मेंस को 2 चरणों में हम बांटते हैं, एक पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, जो कि टोटली प्री टाइप ही है। उसमें जीएस ओरिएंटेड जो है सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, और पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 ये प्योरली मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं। तो यदि हम पेपर 4, पेपर 6 को 3 को अलग रखें, पेपर 1, 2, 3 की तैयारी हम प्री के दौरान ही जो है इस तरीके से करें कि दोनों मैनेज हो जाएं, और जैसे ही हम प्री कंप्लीट करते हैं उसके बाद पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 को कंप्लीट कर लें। पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 का सिलेबस इतना छोटा है कि उसे 2 महीने में आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। चूँकि हम पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 हम प्रीलिम्स के दौरान 4 से 5 महीने हम उनको दे चुके हैं, तो आगामी 2 महीने में हम इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। और शुरू के 2 महीने हम जो है अंतिम पेपर जो कि 4, 5, 6 हैं उनको तैयार करें। इनका सिलेबस छोटा है, इसमें कोई नई चीज़ें ऐड नहीं होती हैं, और ट्रेडिशनल पेपर बनता है। पेपर एनालिसिस यदि आप देखोगे तो विगत वर्षों के पेपर से अवलोकन करने के बाद ये लगता है कि हम ये बता सकते हैं कि ये आगामी पेपर कैसा बनेगा। तो उसके हिसाब से यदि आप तैयारी करोगे तो मुझे लगता है आसानी से आप जो है एक ही बार में प्री मेंस को क्रैक कर सकते हो। रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू की शुरुआत आपके जीवन में उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से आपने जो है इस क्षेत्र में कदम रखा है, मतलब सिविल सेवा के क्षेत्र में तैयारी करने का। आपका बिहेवियर, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका वे ऑफ टॉकिंग, है ना, वे ऑफ प्रेजेंस, ये सारी चीज़ें जो है इंटरव्यू के लिए निर्धारित करती हैं। जिस तरीके से आप लोगों से बात करते हो, जिस तरीके से आप समस्याओं को देखते हो, करंट अफेयर्स, करंट न्यूज़ को आप पढ़ते हो। क्योंकि मैं देखता हूँ विद्यार्थी जीवन में सिलेबस तो लोग तैयार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स को उतनी तवज्जो नहीं देते, जिसका परिणाम ये होता है कि उनकी मेंस आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम, इंटरव्यू कहीं ना कहीं 2 कदम पीछे हो जाता है। वहीं जो लोग न्यूज़पेपर, कहीं ना कहीं करंट मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन्स को पढ़ते हैं, तो उनके विचार जो हैं वो एक्सपांड होते चले जाते हैं। वो हर समस्या को एक विचारात्मक रूप से देखते हैं और उस पर विवरण प्रस्तुत करते हैं, जिसका लाभ हमें मेनली निबंध में देखने को मिलता है, जो कि आपके मुख्य परीक्षा का पेपर 6 के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है यदि हम डेली करंट अफेयर और मंथली करंट मैगज़ीन का अवलोकन करें तो ये आपकी तैयारी को इंटरव्यू तक आसानी से ले जाएगा, और एक ही बार में प्री, मेंस और इंटरव्यू आसानी से क्रैक करने में मदद करेगा। सर वहीं पे मैं मतलब पेपर जब आपने 4, 5, 6 की बात की, तो उसमें सर आपका पब्लिकेशन है एस्पिरेंट पब्लिकेशन
सर आपकी हिंदी की बुक आती है सामान्य हिंदी व्याकरण। सर अभी विगत 2 वर्षों से लगातार मतलब मैंने प्रश्न पेपर का मतलब देखा है, तो सर इससे बाहर नहीं गया है। मतलब कह सकते हैं कि मतलब समथिंग सर 90 क्यों सर पूरा तो किसी की बुक से भी कवर नहीं होता, लगभग 90% से कवर हो जाता है। तो सर इसके बाद फिर बच्चों के लिए कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत है कि सफिशिएंट है, इसमें आप थोड़ा सा देखिए, ये तो बड़ी दुविधा का प्रश्न आपने मुझसे पूछ लिया, क्योंकि चूँकि मेरा ही पब्लिकेशन है और यदि मैं अपने मुख से ऐसी बात बोलूँगा तो कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति जैसी लगेगी। लेकिन इस बात को मैं खारिज करते हुए ये बोलना चाहूँगा कि विगत वर्षों के आप प्रश्नों का अवलोकन करें, 2020, 2021 के पेपर का यदि अवलोकन करोगे तो हमारी ये पुस्तक, मेरी बोलकर जो है केवल मेरा श्रेय नहीं ले सकता, इसमें हम जो हैं संयुक्त लेखक हैं। एक मैं नितिन गुप्ता और दूसरे मयंक जगदीश शर्मा, इनका भी इस बुक में जो है महत्वपूर्ण योगदान है। और हम लोगों ने संयुक्त प्रयास से एक जो है सार गर्भित, जो कि केवल MPPSC पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि हमने देखा कि मार्केट में ऐसी एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोई बुक नहीं होती। हम देखते हैं कोई भी हम हिंदी की बुक लेते हैं उसमें MPSI, UPSI, UGC नेट अलग अलग एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए बुक बनाई जाती है, और जिसका परिणाम ये है कि MPPSC का कैंडिडेट यदि इस प्रकार की बुक पढ़ता है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इस बात को हमने पर्सनली जो है फील किया और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक चर्चा की और फाइनली जो है संयुक्त प्रयासों के माध्यम से हमने एस्पिरेंट पब्लिकेशन की शुरुआत की, और इसी क्रम में हमने हमारा पहला प्रोजेक्ट सामान्य हिंदी एवं व्याकरण लॉन्च किया। और संयोगवश ये हुआ कि 2020 का 2021 का पेपर जो है लगभग इसी बुक से आया। इवन उदाहरण भी जो है यदि आप लोग अवलोकन करोगे तो लगभग इसी पुस्तक से जो है देखने को मिलते हैं। तो उस पेपर को 4 से 5 दिन में तैयार करने का हमारा जो लक्ष्य है वो इस पुस्तक के माध्यम से हमने जो है कहीं ना कहीं जो है कंप्लीट किया है। बस इसके अलावा यदि आप चाहते हो पढ़ना तो शब्दावली, ट्रांसलेशन, संक्षेपण, पल्लवन, इसके लिए आप न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हो, उससे आप चीज़ें तैयारी कर सकते हो। इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, क्योंकि इसमें 35 नंबर का ट्रांसलेशन है, वो एक पुस्तक कंप्लीट करवाए ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 100% ये बुक जो है फ्रूटफुल है, लेकिन हाँ 90 से 95% ये बुक जो है मुझे लगता है विगत वर्षों में और आने वाले जो एग्ज़ाम आपके मुख्य परीक्षा के होने वाले हैं उसमें ये जो है आपका लाभकारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सर इसलिए पूछा था क्योंकि सर हिंदी की बुक है, आप देख सकते हो समान हिंदी व्याकरण, आप नितिन गुप्ता सर और मयंक सर इनके माध्यम से लिखी गई है। सर मेरे खुद स्वयं के भैया ने मेंस लिखा था और दोस्तों ने मेंस लिखा था, तो सर उन्होंने भी इसी बुक को रेफ़र किया था और बोले थे बहुत अच्छी बुक है। और मतलब उनका लगभग पेपर था अभी कुछ दिन पहले हिंदी का, तो बोले थे कि हाँ मतलब इसमें समथिंग आ गया था। तो सर मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी है तो स्पेशली कर रहा हूँ सर, लेकिन मेरा मकसद ये रहता है, मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा कि मैं अगर अदर्स कोचिंग प्रमोशन की करवाती है ना उसमें भी थोड़ा सा नेगलेक्ट करूँ, मतलब बच्चों के सामने ऐसी चीज़ प्रोसेस करना चाहता हूँ जो रियल है। तो सर मेरे को अच्छा लगा तो इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो आपका बड़प्पन है। बाकी ये आपने जो कुछ बातें बोली उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम चाहेंगे कि इस चीज़ को मैं बरकरार रखें, और यदि सामान्य हिंदी की श्रृंखला आई है तो ऐसी और भी श्रृंखला जो है हम आपके बीच जो है लाने का प्रयास करेंगे। सर इसी श्रृंखला में मैं अपना जैसे कि पेपर 5 की बात कर ली है कि मतलब स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक सामान्य हिंदी की मतलब इस आप एस्पिरेंट्स को पढ़ सकते हैं तो सफिशिएंट हो जाता है। सर इसी श्रृंखला में मैं बात करता हूँ तो मतलब मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि बुकलेट्स कौन सी बुक्स करना चाहिए प्री के लिए और मेंस के लिए, तो सर आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए, इस संदर्भ में यदि हम बात करें तो 2 तरह का मटेरियल आपको मिलता है। एक अलग अलग किताबों में कुछ मटेरियल मिलता है, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक हमें लेनी पड़ती हैं। ज्योग्राफी के लिए हमें 2 से 3 बुक उठानी पड़ती हैं, हिस्ट्री के लिए हमें 2 से 3 बुक उठानी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी विशेष संस्थान से जुड़ा हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं जब इस संस्थान से नहीं भी जुड़ा था तब भी मैं जो है इसी संस्थान के नोट्स, इसी संस्थान के गाइडेंस को जो है कहीं ना कहीं बच्चों को बताता था, और जिसका नाम है आकार IAS। मुझे लगता है आकार IAS के जो नोट्स हैं सिविल सेवा के क्षेत्र में, विशेषकर MPPSC हिंदी मीडियम एग्जामिनेशंस के लिए वो मोर देन सफिशिएंट है। उन्होंने अलग अलग बुक का जो निचोड़ है वो अपने प्रीलिम्स बुकलेट और मेंस बुकलेट में अलग अलग तरीके से जो है कहीं ना कहीं संकलित किया है, कंपाइल किया है, और जिसका प्रभाव आप देखोगे अलग अलग सोशल मीडिया, अलग अलग लोगों ने वीडियो, इसके संदर्भ में कई वीडियोस जो है मुझे लगता है आए भी हैं, और बच्चे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से लाभान्वित होते हैं। ज़रूर नहीं कि हर कोई बच्चा जो है क्लासरूम्स प्रोजेक्ट से ही आकार से सिलेक्ट हुआ है, कई लोग जो हैं इसके ऑनलाइन मोड, कई लोग जो हैं इसके नोट्स से जो हैं बड़े प्रभावित रहते हैं,
और एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण जो है इस संस्थान का जो मोनोपोली है वो मुझे लगता है नोट्स है और कोर्स कंप्लीशन है। तो यदि आपको सारगर्भित रूप से एक लक्ष्य को टारगेट करते हुए यदि पढ़ना है तो इस संस्थान के आप नोट्स ले सकते हो। इसके अलावा और भी संस्थान हैं जिन्होंने अपने अपने नोट्स तैयार किए हैं, उनके नोट्स भी आप ले सकते हो, लेकिन वो मुझे कहीं ना कहीं एक लेंदी प्रोसेस लगती है ना। मैं किसी विशेष संस्थान का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कई अलग अलग संस्थानों के मैंने जो है नोट्स देखे हैं और पढ़ा भी है। और चूँकि पढ़ाते हैं तो पढ़ना पड़ता ही है, लेकिन बहुत जो है डिटेल में चीज़ें लिखी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें उस लक्ष्य से जो है भटकाने में जो है मदद करती है। यदि आपको टारगेट अपना अचीव करना है, कम समय में यदि बहुत बेहतर ज्ञान आपको अर्जित करना है, तो आप आकार IAS के नोट्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से जो है प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि मैं ये भी बहुत से दोस्तों का प्रश्न रहता था कि नोट्स किस तरीके से कहाँ पे कुछ संस्थान के लिए, तो आई थिंक आप मैं खुद आकर संस्थान का छात्र हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस प्रश्न से के उत्तर से बहुत से दोस्तों का जो नोट्स का रहता है तो उसका मतलब क्लियर हो चुका होगा कि मैं खुद आकर संस्थान का हूँ, तो मैं खुद आकर इसको फॉलो कर सकता हूँ। और मेरे भैया जो कि मेंस लिख रहे हैं और मेरे दोस्त भी जो कि सिलेक्टेड भी हुए हैं मेरे साथ पढ़ के भी, तो वो भी लगभग आकर इसका ही रेफर करते हैं। सर इसी श्रृंखला में मैं थोड़ा सा एक और मतलब जो बच्चों के मतलब आजकल रहता है बच्चों में डाउट्स कि सर प्लान बी, तो सर बच्चों को प्लान बी के बारे में मतलब कहते हैं कि आपका प्लान बी भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कुछ दोस्त कहते हैं कि आपका प्लान बी होना चाहिए कि ये असंभावनाओं खेल है, कि इसमें लक भी काम करता है, होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सर इसमें प्लान बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या ये मार्क्स से भटकाव का है, या फिर इस पर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है राजवीर प्लान बी का। और मुझे लगता है प्लान बी के बारे में अक्सर लोग बात करते हैं। कई मेंटोर्स, कई मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं प्लान बी के बारे में बात कर चुके हैं। तो मैं वही बात दोहराऊंगा कि प्लान बी जैसी कोई चीज़ मुझे लगता है कि लाइफ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लान बी आपको प्लान ए को एग्जीक्यूट करने में कहीं ना कहीं पीछे रखती है। यदि आप प्लान बी को हमेशा माइंड में लेकर चलेंगे तो आपका प्लान ए एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, ये मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं हमने इस चीज़ को फेस किया है। जैसे कि मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिलीज़ में ऑलमोस्ट जो है बिज़नेस ओरिएंटेड पर्सन है, तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं प्लान बी था। और ठीक है, जॉब लगी, गवर्नमेंट जॉब में फाइनल सिलेक्शंस भी हुए, लेकिन जो हमें चाहिए था वो हमें कहीं ना कहीं नहीं मिला। उसका कारण मैं अपने आप को मानता हूँ प्लान बी का, क्योंकि हम एक सिक्योर फीचर में थे कि यार ये नहीं होगा तो ये तो हम कर ही लेंगे। तो मेरा मानना ऐसा है, यदि हम प्लान बी के बारे में शुरू से ही सोचेंगे तो फिर प्लान ए एग्जीक्यूशन में समय लग सकता है, या शायद वो एग्जीक्यूट ही ना हो। तो आपको यदि कोई चीज़ शिद्दत से करनी है तो केवल आप उसी चीज़ को टारगेट करो, उसी एग्ज़ाम को, उसी वर्क को आप टारगेट करो जो आप करना चाहते हो। यदि आप पैरेलल दो चीज़ें लेकर चलोगे, आप यदि दो नाव में सवार होगे, तो आप सफ़र को पूरा तो कर लोगे, लेकिन जो कठिनाई आपको झेलनी पड़ेगी, जो समय आपको झेलना पड़ेगा, वो बहुत लंबा होगा। और कभी कभी हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है। रही बात प्लान बी की, तो कुछ लोग बोलते हैं कि प्लान बी होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ ठीक है, लेकिन प्लान बी प्लान ए के साथ हो ये ज़रूरी नहीं है। और प्लान बी आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आप प्लान ए को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आप प्लान ए को ही टारगेट करें। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हो, केवल उसी को ध्यान में रखें। और रही बात प्लान बी की, तो वक्त बे वक्त यदि आपका प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ना चाहते हुए भी आपकी लाइन में प्लान बी आ जाएगा। और प्लान बी क्या होगा ये आप नहीं, आपका वक्त, आपकी सिचुएशन डिसाइड करेगी। तो मुझे लगता है कि प्लान बी का जो है कोई अहम योगदान जो है आपकी सिविल सेवाओं की तैयारी के दौरान नहीं होना चाहिए। आप केवल अपने टारगेट को अचीव करें, आप अपने गोल को अचीव करें, वही आपका जो है सफलता का परचम लहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे मतलब आपके माध्यम से जो मेरे से पूछे जाते हैं प्लान बी के बारे में, तो उनका क्लियर हो चुका होगा प्लान बी से रिलेटिव। सर इसी में एक क्वेश्चन सर और था, मतलब जो कि आजकल बच्चों को बहुत मतलब क्वेश्चन आंसर कह सकते हैं, या मतलब बच्चों के लिए मतलब कि डिस्टर्बेंस कह सकते हैं सर सोशल मीडिया का, कि मतलब आजकल सर सोशल मीडिया का ट्रेंड बहुत चल रहा है। मतलब सर बच्चा पढ़ना भी चाहता है, मतलब वो बिल्कुल मतलब घर से आए कि हाँ मैं पढ़ूंगा, लेकिन मोबाइल, जैसे कि उसने थोड़ा बहुत मोबाइल उठाया सर वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सर इस बारे में सोशल मीडिया, रील्स, इंस्टाग्राम, तो सर जैसे टिकटॉक बंद हुआ तो इंस्टाग्राम पर रील्स का आ गया, सर इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सोशल मीडिया के बारे में? देखिए, हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही जुड़ रहे हैं और सोशल मीडिया को ही भला बुरा कहने वाले हैं। तो सोशल मीडिया में भी दो तरह की सोशल मीडिया जो है वर्क कर रही हैं। एक वो जिसे हम रील्स एडिक्शन के नाम से जानते हैं, मतलब जिसमें हमारा टाइम कितना निकल जाता है कभी कभी हमें पता नहीं चलता। हम मोबाइल उठाते हैं, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं,
हम जिस उद्देश्य के लिए मोबाइल उठा रहे थे वो तो है ही, लेकिन पैरेलल हम रील्स में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। मान लो जैसे कि एक विद्यार्थी ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा है, वो यूट्यूब पर लेक्चर सुनना चाहता है, यूट्यूब पर कुछ मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल सेमिनार देखना चाहता है, अपने आप को बूस्ट करना चाहता है, लेकिन पैरेलली वो देखता है कि उसने जो सोच रखा था, उसने जो बोला, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से वो गूगल ने कहीं ना कहीं जो है उसकी मन की बात जानी, और वो उसकी स्क्रीन पर बार बार दोहराने लगती हैं वो चीज़ें। तो कहीं ना कहीं एक बार भी यदि हमने उसको प्रेस किया, टच किया, तो फिर वो चीज़ हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। तो मुझे लगता है कि आप जब भी कोई चीज़ सुन रहे हो, आप जब भी कोई चीज़ देख रहे हो, तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना है। हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको ये करना होगा। हो सके बहुत रेयर कंडीशन में आप मोबाइल का प्रयोग करें पढ़ाई के लिए। आप हो सके ऑफलाइन मोड को ज़्यादा जो है प्रेफर करें, लाइक करंट अफेयर के न्यूज़पेपर्स हो गए, करंट अफेयर की मैगजीन्स हो गए। कई बार हम करंट अफेयर सुनने के लिए, पढ़ने के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स का प्रयोग करते हैं या ऑनलाइन साइट्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम वो साइट सुनते सुनते दूसरी लाइन की ओर चले जाते हैं, क्योंकि डेटा ऑन करना पड़ता है, और डेटा ऑन करते हैं तो कई फ्रेंड्स के मैसेज, कभी उसके मैसेज, उसके मैसेज, तो हम जो लेक्चर्स के लिए हमने जो मोबाइल उठाया था वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील हो जाता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि आप अपनी पढ़ाई को ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफलाइन मोड में ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो लॉन्ग टर्म भी रहता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप यूट्यूब से लेक्चर ना सुनो, लेकिन आप यूट्यूब से लेक्चर सुनो तो कोशिश करो कि दूसरी साइट्स, दूसरे ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड ना हो। आप वो सभी ऐप से दूर रहें, इंस्टाग्राम से दूर रहें, फेसबुक से दूर रहें। ये डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ में, ये अपने आप को सस्ते में बेचना है। रील्स का एडिक्शन मुझे लगता है अपने आप को सस्ते में बेचना है, और आप इतनी महंगी चीज़ हो ये आपको खुद नहीं पता। जिस दिन आपको पता चलेगा उस दिन शायद हो सकता है बहुत देर हो चुकी होगी। तो मेरा मानना ऐसा है कि रील्स में अपना समय व्यतीत करना अपने आप को सस्ते में बेचना है। सर इसी मतलब थोड़ा कह सकते हैं डिस्टर्बेंस के क्षेत्र में स्टूडेंट की लाइफ में, सर जैसे कि बच्चा पढ़ने के लिए आता है इंदौर, सर यहाँ का माहौल देखता है, स्पेशली सर मैं बोलाराम मार्ग की बात कर लेता हूँ, सर यहाँ का माहौल देखता है तो सर वो बहक जाता है। तो सर इस पे जो माँ पिताजी होते हैं तो वो किस तरीके से काबू कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मतलब बच्चे पे सही में रखा सकते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं माँ पिता के लिए? ये पेरेंट्स को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने बच्चों को स्वतंत्र कर रहे हैं, अच्छी बात है, फ्रीडम देना अच्छी बात है, लेकिन उस फ्रीडम में आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। हम विगत वर्षों से, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अराजकता का माहौल है, किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया प्रेशर में आके, किसी बच्चे ने क्या कर लिया। तो इतना भी तनाव अपने बच्चों को नहीं देना है, लेकिन हमें इतना ढीला भी नहीं छोड़ना है कि वो एकदम से आज़ाद हो जाए और उड़ने लगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटे छोटे शहरों से बच्चे जो हैं इस इंदौर शहर में आते हैं और वो इस चकाचौंध की दुनिया से बड़े अनजान रहते हैं, लेकिन जब उस चकाचौंध शहर में आते हैं जिसका नाम है इंदौर, और उन गलियों का नाम है भोलाराम, हर एस्पिरेंट्स की, हर सिलेक्टेड स्टूडेंट की इस गलियों से बड़ी यादें जुड़ी होती हैं। यादें जुड़ी हों अच्छी बात है, लेकिन उस यादों को एडिक्शन बना लेना कहीं ना कहीं बुरी बात है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को एक समय अंतराल में जो है वॉचिंग करना चाहिए, कभी कभी अपने बच्चों से मिलकर जो है जाना चाहिए, इंदौर आकर जो है लोगों से मिलना चाहिए, समझना चाहिए, इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, और तैयारी किस दिशा में चल रही है ये भी आपको पूछना चाहिए। क्योंकि ये सपना केवल एक एस्पिरेंट्स का नहीं है, ये उसके परिवार का है, ये उससे जुड़े हर व्यक्ति का सपना है कि वो व्यक्ति सिलेक्ट हो। और कभी कभी वो बच्चा ऐसा मानता है कि वो केवल उसका सपना रह गया है, वो कहीं ना कहीं गलत होता है। यदि ये चीज़ें उसकी माइंड में चलेंगी तो मुझे लगता है कि वो इन गलियों से, इस भोलाराम के एडिक्शन से, इस चकाचौंध दुनिया से दूर रहकर वो केवल अपनी पढ़ाई तक ही सीमित रहेगा। मैं मानता हूँ कि उसे समय समय पर घूमना फिरना भी चाहिए, अपनी सोच को जो है समय भी देना चाहिए, एंजॉय करो, लेकिन एक दायरे में। अपने इस दायरे को, जैसे इंदौर में भी नाइट कल्चर है, तो नाइट कल्चर एक एस्पिरेंट्स के लिए शोभा नहीं देता। ये नाइट कल्चर उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो दिन भर काम करते हैं और अपने आप को रिलैक्स मोमेंट में ले जाने के लिए वो थोड़ा घूमना फिरना पसंद करते हैं। लेकिन चूंकि हम एक ऐसी संवेदनशील अवस्था में हैं, एक तो सबसे बड़ी बात ये एज, ये एक युवा एज, एक सेंसिटिव एज, उसमें से बेरोजगारी, गरीबी का तमका और तैयारी करना, इन सब को कोऑर्डिनेट करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और उसमें सबसे बड़ा मोटिवेशन है पेरेंट्स इन्वॉल्वेशन। हर अभिभावक को ये सोचना चाहिए कि उसकी बच्चे की ज़रूरत क्या है, उस बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, उस बच्चे के लिए क्या एक सही दिशा हो सकती है। ये उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता से बेहतर मुझे लगता है कोई नहीं समझ सकता। तो उसके माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी है कि नैतिकता के गुण
संस्कार से लेकर सफलता की बात जो है उसके माता पिता के अलावा एक शिक्षक सिखा सकता है, लेकिन पहले जो गुरु हैं वो उसके माता पिता ही हैं। तो मुझे लगता है कि इस चकाचौंध की दुनिया से बचाने के लिए माता पिता का होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर इसी में अंत में थोड़ा सा समय गया आपको देखते हुए सर, कुछ बात हो जो आप बच्चों से कहना चाहते हो या उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सर, थोड़ा सा उस पर। बच्चों को बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको थोड़ी बहुत भी चीज़ें अच्छी लगी तो वो आप अपने जीवन में आत्मसात करें और एग्जीक्यूट करें, क्योंकि बिना एग्जीक्यूशन के कोई काम जो है वो सफलता तक नहीं परिवर्तित हो सकता। किसी भी वर्किंग फेज़ को यदि आपको सक्सेसफुल बनाना है तो उसकी एक बीच की कड़ी है, वो है एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूट करने के लिए एक सिविल सेवक को, या हम कह सकते हैं सिविल सेवा के क्षेत्र में तैयारी करने वाले छात्रों को केवल एक चीज़ फॉलो करना है, जिसको आप 1 2 3 4 5 कितनी भी बोलो, वो है रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और एक्सप्रेस योरसेल्फ इन प्रॉपर मैनर। मतलब मैं हमेशा क्लास में भी बोलता हूँ, अलग से मुझे बच्चे मिलते हैं तो मैं उनको भी बोलता हूँ कि बिहेव लाइक एन ऑफिसर। आपको अभी से एक अधिकारी के रूप में व्यवहार करना है। एक अधिकारी बनने के लिए सामाजिक जीवन बहुत जीना जरूरी है। हर वो चीज़ जो हम क्लासरूम्स में पढ़ते हैं, हर वो चीज़ जो एक अधिकारी अपने प्रशासनिक कार्यों में जो लगाता है, वो सब एक सामाजिक जीवन ही है। आप एक समाज को बेहतर बनाने के लिए एक समाज का हिस्सा ही हो, और आने वाले समय में भी सामाजिक प्राणी के रूप में ही एक सिविल सेवक बनकर समाज की जो है मदद करोगे। तो मुझे लगता है आप सामाजिक प्राणी की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से ही अपने विचारों को रखें और उसी की दिशा में काम करने के लिए चीज़ों को एग्जीक्यूट करना सीखें। बार बार प्लान चेंज करने से आपकी चीज़ें बिगड़ेंगी, तो आप अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान पर स्थिर रहें। हर बार वीडियोस को देख कर अपने प्लान चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो कंफर्ट है, आपको जो लगता है कि मुझे सुबह पढ़ना चाहिए, मुझे शाम को पढ़ना चाहिए, मुझे रात को पढ़ना चाहिए, वो आपका जो है कंफर्ट जोन है। आपको जब अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है वैसे काम करो। किसी के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को नहीं परिवर्तित कर सकते, क्योंकि आपकी जो जर्नी अभी तक की रही है वो केवल आपकी जर्नी है। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आपने 12th ग्रेजुएशन ये पास नहीं किया है। यदि आप यहाँ तक खुद के सहारे आ सकते हो तो मुझे लगता है आने वाला समय जो है वो भी आप खुद के सहारे व्यतीत कर सकते हैं। हम तो एक जरिया बन सकते हैं, सफलता के अंतिम लक्ष्य तक तो केवल आप अपने आप को ही ले जा सकते हैं। इस क्रम में मैं सभी एस्पिरेंट्स जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, राजवीर जी को धन्यवाद करता हूँ, MPPSC GK स्टडी को धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा मंच तैयार किया और इसके माध्यम से जो है मुझे आमंत्रित किया, मुझे आप लोगों के बीच में बोलने का मौका मिला। इसके लिए आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद सर आपका भी आने के लिए। और सर मैं खुद एस्पिरेंट्स हूँ, तो मेरे प्रश्न थे जो मेरे पास आए थे, तो सर मैंने वो आपसे सामने रखे और उनके भी अब छात्रों को बहुत आंसर मिले होंगे जिससे वो संतुष्ट होंगे। और अगर आपको प्रश्न के आंसर अच्छे लगते हैं तो कमेंट जरूर करें। उनके साथ में सर समय के अभाव को देखते हुए वीडियो को हम समापन की ओर ले आते हैं, समाप्त करते हैं। और सर आपका एक बार और तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया सर आने के लिए, क्योंकि सर ये प्रश्न मेरे नहीं थे, ये जो रियलिटी है सर तो उस पे थे। तो सर आई थिंक बच्चे जो मेरे से बार बार पूछते थे कि किस तरीके से बुकलेट कोचिंग, तो उनका हो गया होगा उसमें सॉल्व। और सर इसी के साथ में मैं आपका बहुत बहुत एक बार और आभार व्यक्त करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर जी, अच्छा लगा आपने बुलाया। धन्यवाद सर। और सभी लिसनिंग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत लाभदायक होगी। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और आपका जो भी विचार हो वीडियो पे तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं सर। सर आशीर्वाद दीजिए कि वीडियो अच्छी जाए। और सर एक बार और सभी जो देख रहे हैं जो अभ्यर्थी, तो उनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी तहे दिल से वेरी वेरी शुक्रिया सर आने के लिए। और सर चलिए